हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो स्टूडेंट्स, हमने क्लास 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टार्ट किया हुआ है, जिसका फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। और आज हम उसके थर्ड चैप्टर को नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स के बारे में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो स्टूडेंट्स, इसमें क्या है आपका नेशनल इनकम। व्हाट इज़ नेशनल इनकम? नेशनल इनकम मीन्स सभी कंट्री की जितनी भी इनकम है, अगर आप उसको ऐड कर दोगे तो वो नेशनल इनकम के बराबर हो जाएगा। तो नेशनल इनकम बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो चाहे इंडियन इकनॉमी हो चाहे किसी भी कंट्री की इकनॉमी हो। तो नेशनल इनकम क्या है? फैक्टर इनकम के बराबर होता है। फैक्टर इनकम में क्या क्या आते हैं? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ क्या होता है स्टूडेंट? कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको सैलरीज़ मिलती हैं सैलरीज़, और उनको सैलरी के अलावा कई कई और भी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, जैसे कि किसी किसी एम्प्लॉयज़ को फ्लैट मिलते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती हैं, इंश्योरेंस मिलता है, किसी किसी को फ़ोन के जो बिल्स हैं वो भी बहुत सारी जो फैसिलिटीज़ हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट एम्प्लॉयज़ को अपनी सर्विसेज देने के बदले में मिलती हैं, जिनको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ कहा जाता है। रेंट किसको मिलता है स्टूडेंट्स? रेंट मिलता है किसको? लैंड को। अगर मैं अपनी लैंड किसी और को यूज़ करने के लिए दूंगा तो उसके लिए क्या होगा स्टूडेंट्स? आपको क्या मिलेगा? रेंट मिलेगा। इंटरेस्ट किसके बदले मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है कैपिटल के बदले में। जब आप अपनी कैपिटल किसी को यूज़ करने के लिए देते हैं, कोई प्रोड्यूसर की अगर कैपिटल को अपने काम में, प्रोडक्शन में लगाना चाहेगा तो उसके बदले में उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। एंड प्रॉफिट्स किसको मिलते हैं स्टूडेंट्स? प्रॉफिट्स मिलते हैं एंटरप्रेन्योर्स को, बिजनेसमैन को, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको। अब कोई भी प्रोड्यूसर है जो प्रोडक्शन कर रहा है, तो प्रोडक्शन के बदले में उसे प्रॉफिट्स मिलेंगे, तभी तो वो मोटिवेट होगा प्रोडक्शन करने के लिए। तो ये फैक्टर इनकम क्या होती है? फैक्टर इनकम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट को अगर आप प्लस कर देते हैं, जमा कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो वो आपकी नेशनल इनकम के बराबर हो जाती है। नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। स्टूडेंट्स, अब हम नेशनल इनकम और रिलेटेड एग्रीगेट्स को जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझेंगे। ओके, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम अभी अभी हमने पढ़ी है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स, ये हमने फैक्टर इनकम पढ़ी है स्टूडेंट्स। जब हम इन फैक्टर इनकम को ऐड कर देते हैं तो वो नेशनल इनकम के बराबर हो जाती है। अब फैक्टर इनकम को प्लस करेंगे, लेकिन वो फैक्टर इनकम स्टूडेंट्स किसके द्वारा कमाई जानी होनी चाहिए? नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ अ कंट्री। अब किसी भी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंस कौन से होते हैं वो भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर मीन्स एक साल में जो नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ अ कंट्री हैं, वो चाहे किसी भी कंट्री के हों, उनकी अगर आप फैक्टर इनकम को ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो वो नेशनल इनकम के बराबर हो जाएगा। तो इसमें जो तीन चीज़ें हमने बेसिक पढ़ी हैं नेशनल इनकम की डेफिनेशन में, सम ऑफ फैक्टर इनकम, कि फैक्टर इनकम को प्लस कर दो तो नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे, और वो फैक्टर इनकम नॉर्मल रेजिडेंस के द्वारा कमाई हुई होनी चाहिए। और थर्ड है ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, और इसको हम एक साल के ड्यूरेशन में कैलकुलेट करते हैं। फैक्टर इनकम refers to the income received by the factors of production for rendering their services in the process of production। अभी लास्ट चैप्टर में हमने स्टूडेंट्स पढ़ा था कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं उन्हें कौन प्रोवाइड करता है? हाउस होल्ड प्रोवाइड करता है। किसको प्रोवाइड करता है? प्रोड्यूसर्स को प्रोवाइड करता है। तो जो भी हाउस होल्ड ने अपनी सर्विसेज दी प्रोड्यूसर्स को यूज़ करने के लिए, उसके बदले में जो हाउस होल्ड को इनकम मिलती है स्टूडेंट्स, उसको अगर आप प्लस कर दोगे तो वो आपकी फैक्टर इनकम बन जाती है।
तो फैक्टर इनकम इज़ अर्न बाय नॉर्मल रेजिडेंस इज़ इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। जो भी फैक्टर इनकम नॉर्मल रेजिडेंस किसी भी कंट्री के अर्न करते हैं या कमाते हैं वो आपकी नेशनल इनकम में इंक्लूड होती है। और फैक्टर इनकम में अभी अभी हमने पढ़ा है 4 चीज़ें आपके आती हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, रेंट आता है, इंटरेस्ट आता है एंड प्रॉफिट आता है। फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे कि नेशनल इनकम को क्लासिफाई कैसे किया जाता है। फर्स्ट, फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम जो अर्न इनकम है, मींस जिस इनकम को कमाया जाता है कि जिसके लिए आप कोई अपनी सर्विसेज देते हैं या प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट करते हैं, जिस सर्विसेज के बदले में जो वो आपको पैसे मिलते हैं वो आपकी अर्न इनकम है। अर्न इनकम क्या हो, अनअर्नड इनकम क्या होती है स्टूडेंट, जिसके बदले में आप कोई भी सर्विसेज नहीं देते हैं या कोई भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं करते हैं, वो आपकी अनअर्नड इनकम है। जैसे कि जो ओल्ड एज पेंशन्स है, जो गवर्नमेंट है उसने सोशल वेलफेयर के लिए जो बूढ़े लोगों के लिए पेंशन स्कीम स्टार्ट की हुई है, लेकिन उसके लिए वो उन्होंने कोई कंट्रीब्यूट नहीं किया हुआ। जैसे कि पॉकेट मनी मिलती है बच्चे को, पेरेंट्स से जो पॉकेट मनी मिलती है उसके लिए बच्चे ने कोई भी सर्विसेज या कोई भी काम अपने पेरेंट्स का नहीं किया होता है, वो उसको अनअर्नड इनकम में इंक्लूड होती है। तो फैक्टर इनकम ध्यान रखिए, जो अर्नड इनकम है वही होती है, उसी को ही आप कैलकुलेट कर सकते हैं नेशनल इनकम में। सेकंड, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। जो एम्प्लॉयज़ को कंपनसेशन मिलती है, फर्स्ट वेजेस मिलते हैं, सेकंड अलाउंस मिलती है। वेजेस जो मनी के फॉर्म में मिलते हैं वो वेजेस होते हैं। अलाउंस जो भी फैसिलिटीज़ मिलती हैं वो उसमें कैलकुलेट होती हैं, जैसे किसी को कार मिलती है, किसी को फ्लैट मिलता है कंपनी की तरफ से, वो अलाउंस होती हैं। सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन, जो प्रोविडेंट फंड आप इसे कह सकते हैं, कि जो भी सोशल सिक्योरिटी या फिर जैसे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके हर महीने उनकी इनकम में से कुछ पार्ट डिडक्ट कर लिया जाता है, चाहे वो मेडिकल के लिए हो चाहे वो पीएफ के लिए हो, जिससे क्या है आने वाले समय में उनकी जो सिक्योरिटी है या उनके भविष्य की सिक्योरिटी हो जाती है, वो आपकी सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन है। थर्ड, ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है? ऑपरेटिंग सरप्लस में आपका इंटरेस्ट आ जाता है जो कि कैपिटल को यूज़ करने के लिए बदले में प्रोड्यूसर पे करता है। रेंट आता है। रेंट किस लिए मिलता है? जब लैंड को यूज़ किया जाता है तो उसके बदले में किसी भी प्रोड्यूसर को रेंट देना होता है। मान लीजिए मेरे पास ही लैंड है तो मैं किसी को यूज़ करने के लिए दूंगा तो उसको फ्री में नहीं दूंगा ना, तो उसके बदले में मुझे रेंट मिलेगा और प्रॉफिट एंटरप्रेन्योर को मिलता है। ओके, तो यहाँ पे है कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ आपका हो गया लेबर के बदले में जो भी आपको वापस में रिटर्न मिलता है। बाकी के दो तीन आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, लैंड, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। यहाँ पे जो उनकी इनकम है उसको ऑपरेटिंग सरप्लस कहा जाता है। थर्ड, मिक्स इनकम। मिक्स इनकम क्या होती है? इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। जो भी सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, मीन जिनके भी जो छोटे बिजनेसमैन हैं, चाहे वो जिनकी शॉप्स हैं, मोबाइल की शॉप्स हैं या इलेक्ट्रिसिटी की शॉप्स हैं या फिर वो सब्जी वेजिटेबल वाले हैं, तो इनकी जो इनकम है उसको मिक्स्ड इनकम में इंक्लूड किया जाता है। सेकेंड स्टूडेंट क्या होता है? ट्रांसफ़र इनकम। व्हाट इज़ ट्रांसफ़र इनकम? ट्रांसफ़र इनकम क्या होती है? अनअर्नड इनकम होती है, मीन्स वो इनकम जिसको आपने अर्न नहीं किया वो आपको फ्री में मिल रही है। देखिए, स्कॉलरशिप्स होती हैं, जो ब्राइट स्टूडेंट्स होते हैं तो गवर्नमेंट होती हैं, स्कूल्स होते हैं, स्कॉलरशिप देते हैं, पॉकेट मनी मिलती है, ओल्ड एज पेंशन मिलती है, डोनेशंस मिलते हैं और गिफ्ट्स मिलते हैं। तो गिफ्ट्स के बदले में हम किसी को क्या देते हैं? तो कुछ नहीं। तो ये जो है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम है कि जो आपकी नेशनल इनकम है उसमें क्या क्या इंक्लूड किया जाता है और क्या क्या इंक्लूड नहीं। ट्रांसफ़र इनकम। ट्रांसफ़र इनकम अभी अभी हमने देखा है, नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में इसको इंक्लूड नहीं किया जाता। इट रेफर्स टू द इनकम रिसीव विदाउट रेंडरिंग प्रोडक्टिव सर्विसेज। ये वो इनकम है जिसके लिए कोई भी प्रोडक्टिव सर्विसेज नहीं दी गई हैं, जैसे कि स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशंस हो गई। नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ अ कंट्री या फिर इंडिया, आप समझ इंडिया के कंटेक्स्ट में हम पढ़ेंगे। तो नॉर्मल रेजिडेंस कौन होते हैं स्टूडेंट्स? देखिए, फर्स्ट, नॉर्मल रेजिडेंट इज़ डिफाइंड एज अ पर्सन हु, दो क्वालिटीज़ उसमें होनी चाहिए। एक तो
फर्स्ट, ऑर्डिनली रिसाइड इन अ कंट्री, एक तो वो उस एक कंट्री में रहता हो। दूसरा, इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज विद इन द डोमेस्टिक कंट्री, कि जो उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो भी उसी कंट्री में होना चाहिए। ओके जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी एक एम्प्लॉय है, वो मैं इस कंट्री में रहती भी हूँ, और मेरा जो काम है, चाहे मेरा वो काम टीचिंग करना है, या फिर वो चाहे पुलिस का काम होता है, या डॉक्टर्स होते हैं, या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो सारे क्या करते हैं, उनका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, मींस वो जो पैसा कमा रहे हैं वो इसी कंट्री में से कमा रहे हैं, और वो इसी कंट्री में रहते हैं, तो उसको आप नॉर्मल रेजिडेंस किसी भी कंट्री का मान लिया जाता है। ओके, अब रेजिडेंस क्या होता है? रेजिडेंट का मतलब होता है वो हाउस होल्ड भी हो सकता है, वो प्रोडक्शन यूनिट भी हो सकती है, लेकिन रेजिडेंस कभी भी सिटीज़न नहीं हो सकता। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई भी व्यक्ति अगर उस देश में रहता हो तो वो उस देश का नागरिक भी हो या सिटीज़न हो। तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें सिटीजनशिप बेस्ड ऑन नेशनैलिटी। जो सिटीजनशिप है या नागरिकता है वो किसी भी देश की नेशनैलिटी होती है। जैसे कि मेरी क्या नेशनैलिटी है, मैं इस इंडिया का नागरिक हूँ या मैं इस भारत देश का नागरिक हूँ। रेजिडेंस बेस्ड ऑन इकोनॉमिक इंटरेस्ट, रेजिडेंस कोई दूसरी कंट्री का भी व्यक्ति हो सकता है जो इंडिया में रह रहा हो, लेकिन जो उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, वो उसकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, वो अपने पैसे भी यहीं खर्च कर रहा हो, वो पैसे भी यहीं कमा रहा हो, जॉब भी यहीं कर रहा हो, तो वो आपका रेजिडेंस कहलाता है। लेकिन सिटीजनशिप का मतलब है कि वो यहाँ का नागरिक है। ओके, नॉन रेजिडेंस ऑफ अ कंट्री। अब नॉन रेजिडेंस ऑफ अ कंट्री, इंडिया के जो नॉन रेजिडेंस हैं वो कौन कौन होते हैं? फॉरेन विजिटर्स ऑन कॉन्फ्रेंसेस, जो फॉरेन विजिटर्स हैं वो कॉन्फ्रेंस या वेकेशन के लिए हैं। जो टूरिस्ट होते हैं वो यहाँ पे घूमने आते हैं, या कॉन्फ्रेंस वगैरह के लिए जो दूसरी फॉरेन जो कंट्री से यहाँ पे लोग आते हैं, वो आपके नॉन रेजिडेंस हो गए, मतलब वो यहाँ के रेजिडेंस नहीं हैं। सीजनल वर्कर्स विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, कई बार क्या होता है सीजनल वर्कर आते हैं, जैसे कि अभी सर्दियों में वूलन्स की डिमांड ज़्यादा है, तो बाहर की कुछ कंपनी ने अपने कुछ वर्कर्स या अपनी फैक्ट्री का यहाँ पे कुछ सप्लाई कर किया है माल, या लोग आए हैं यहाँ पे सप्लाई करने के लिए वूलन्स की, तो वह सीजनल वर्कर कहलाते हैं, जो कि डोमेस्टिक टेरिटरी में आते हैं, लेकिन वो नॉन रेजिडेंस हैं उस कंट्री के, क्योंकि वो कुछ समय के लिए ही आते हैं। डिप्लोमेट्स ऑफ अदर कंट्रीज़ लिविंग विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। अब दूसरी कंट्री के डिप्लोमेट्स हैं, मान लीजिए कि एम्बेसीज, यहाँ की एम्बेसी में काम कर रहे हैं जो बाहर के हैं, तो वो जो फॉरेनर्स हैं, जो डिप्लोमेट्स हैं, वो कुछ टाइम के लिए आते हैं या किसी भी काम के लिए आते हैं, वो नॉन रेजिडेंस हैं यहाँ के, वो रेजिडेंस में इंक्लूड नहीं होते। फॉरेन एम्प्लॉयज़ इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि स्टूडेंट्स एमएनसी हैं, गुड़गांव में है, दिल्ली में है, बेंगलोर में बहुत सारी एमएनसीज कंपनी हैं जो कि बाहर से यहाँ पे उन्होंने अपनी यूनिट्स लगा रखी हैं, लेकिन जो अगर फॉरेन एम्प्लॉयज़ हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं वो इंडिया के रेजिडेंस नहीं होंगे। ओके, क्योंकि उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट नहीं है यहाँ पे, और वो यहाँ पे सिर्फ काम कर रहे हैं। ओके, फॉरेन कंसल्टेंट्स, टेक्नीशियंस, इंजीनियर हु कम ऑन प्रोजेक्ट। अब कुछ टाइम के लिए कुछ प्रोजेक्ट होते हैं, मान लीजिए कुछ प्रोजेक्ट 2 महीने के लिए होते हैं, 6 महीने के लिए होते हैं, जिनका कुछ एक टाइम ड्यूरेशन होता है। जब उनका वो प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाता है तो वो लोग वापस चले जाते हैं, तो वो भी नॉन रेजिडेंस ऑफ इंडिया में ही आते हैं। सेकंड है नॉर्मल रेजिडेंस, अभी अभी हमने इसको पढ़ा है। नॉर्मल रेजिडेंस कौन होते हैं? एनी फर्म और पर्सन लिविंग इन अ कंट्री फॉर 1 ईयर और मोर। कोई भी फर्म और पर्सन अगर 1 साल से ज़्यादा किसी कंट्री में रहता है उसको इंक्लूड किया जाता है। सेकंड, उसका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो इस कंट्री में ही होना चाहिए। इट मीन्स द कंडक्ट हिज इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, मतलब वो यहाँ पे अपने इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन करता है, यहीं पे पैसा कमाएगा, खर्च करेगा, प्रोडक्शन भी यहीं पे करेगा, हमारी नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट करेगा, तो वो नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ इंडिया है। ओके, नेशनल इनकम, अब देखिए आगे पढ़ते हैं। नेशनल इनकम इंक्लूड्स ओनली इनकम ऑफ द नॉर्मल रेजिडेंस। जो नेशनल इनकम में है सिर्फ नॉर्मल रेजिडेंस की ही इनकम को इंक्लूड किया जाता है। डज नॉट इंक्लूड, ये ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
नॉन रेजिडेंट्स की जो इनकम है उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता है। इंटरमीडिएट गुड एंड फाइनल गुड, ये भी एक बेसिक टर्म है जो कि आपकी इस चैप्टर में या फिर आने वाले कई चैप्टर्स में यूज़ होगी कि इंटरमीडिएट गुड और फाइनल गुड कौन कौन सी होती हैं। हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था स्टूडेंट। इंटरमीडिएट कोई का मतलब ही होता है कि मध्यवर्ती वस्तुएं, जो वस्तुएं प्रोडक्शन की प्रोसेस के बीच में यूज़ की जाती हैं या प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए यूज़ की जाती हैं, वो इंटरमीडिएट गुड्स कहलाती हैं। गुड्स विच आर यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन, जो गुड्स को फर्दर प्रोडक्शन के लिए या फिर रीसेल के लिए यूज़ किया जाता है, इंटरमीडिएट गुड हैं। फाइनल गुड्स क्या होती हैं स्टूडेंट्स? जिन गुड्स को यूज़ किया जाता है कंजम्पशन के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए, वो प्रोडक्शन बाउंड्री को पार कर चुकी हैं और प्रोडक्शन उनका पूरा हो चुका है और अब वो कंज्यूमर के लिए कंजम्पशन करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो अभी इसमें एक एग्जांपल देखेंगे। शुगर केन, गन्ना है, गन्ने से बनी शुगर, और शुगर से को किस में यूज़ किया हमने? जलेबी में। तो शुगर एंड शुगर केन आर इंटरमीडिएट गुड्स एज दे यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन। अब जो शुगर केन है, जो शुगर है, ये आपकी इंटरमीडिएट गुड हैं, क्योंकि आपने इनको डायरेक्ट यूज़ नहीं किया। आप ऐसे थोड़ी ना शुगर चाहिए आपको स्वीट खानी और आपने चीनी खा ली, नहीं, आपने उसके जलेबी बनाई है। जलेबी को आप कंज्यूम कर सकते हैं, वो सबको बहुत डिलीशियस लगती है, इसीलिए जो जलेबी है वो आपका फाइनल प्रोडक्ट है और शुगर केन एंड शुगर आपका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। ओके, जलेबी इज़ ए फाइनल गुड एज इट इज़ यूज फॉर कंजम्पशन। जलेबी आपके कंजम्पशन के लिए बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं आपके। डोमेस्टिक टेरिटरी, इकोनॉमिक टेरिटरी, जो डोमेस्टिक टेरिटरी है किसी भी कंट्री की, वो इकोनॉमिक टेरिटरी उसके बराबर होती है। डोमेस्टिक टेरिटरी मीन्स द पॉलिटिकल फ्रंटियर, मीन्स जो इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्री है, बॉर्डर्स ऑफ अ कंट्री। According to United Nations, domestic territory is a geographical territory administrated by a government। जो हमारी इंडिया की बाउंड्री है, जो हमारी इंडिया की पूरी जोग्राफिकल जो बाउंड्री है, उसमें जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हमारी गवर्नमेंट है, उससे रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं स्टूडेंट, वो आपकी जो भी उसमें गुड्स और सर्विसेज का सर्कुलेशन होता है फ्रीली, उसको डोमेस्टिक टेरिटरी या घरेलू सीमा आप कह सकते हैं। जैसे कि इंडिया हो गई, उसमें जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जो भी प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, वो हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी, मतलब कि कंट्री जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो आउटपुट होता है, टोटल आउटपुट किसी भी इकनॉमी में जो प्रोड्यूस किया जाता है, जो कि उसकी पॉलिटिकल, ये देख सकते हैं स्टूडेंट, ये हमारी ज्योग्राफिकल बाउंड्री है, ये हमारे इंडिया की, और इसमें जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही है, जितनी भी टोटल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है, वो हमारे घरेलू सीमा या जो डोमेस्टिक टेरिटरी उसको कहा जाता है। अब देखिए डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या इंक्लूड होता है स्टूडेंट? पॉलिटिकल बाउंड्रीज। ये देखिए जो मैंने अभी पॉलिटिकल बाउंड्री ड्रॉ की है, ये है हाई कमीशन, एम्बेसीज, मिलिट्री बेसिस लोकेटेड ओवरसीज। जो हमारी कंट्री के हाई कमीशंस हैं या एम्बेसीज हैं जो कि बाहर किसी और कंट्री में भी हैं, वो शिप्स, फिशिंग वेसल्स, एयरक्राफ्ट्स ऑन बाय रेजिडेंट्स। जो हमारे शिप्स हैं, जैसे कि एयर इंडिया का जो एयरक्राफ्ट है या फिर जो इंडिया के जो शिप्स हैं, वो चाहे किसी भी कंट्री में जाते हों, लेकिन वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का ही पार्ट है। डोमेस्टिक टेरिटरी एक्सक्लूड क्या नहीं आता डोमेस्टिक टेरिटरी में, घरेलू सीमा में क्या नहीं आता स्टूडेंट? एम्बेसीज, एड एजेंसी ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट सिचुएटेड इन इंडिया। अब वर्ल्ड बैंक का ऑफिस है इंडिया में है, लेकिन इसका ऑफिस लोकेटेड इंडिया में है, लेकिन ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी या घरेलू सीमा का पार्ट नहीं है, क्योंकि ना ही इनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट यहाँ पे, इनकी सिर्फ एक ब्रांच है यहाँ पे। ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सच एज वर्ल्ड बैंक, IMF, जो ऑफिस हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के, अभी अभी हमने देखा वर्ल्ड बैंक का ऑफिस अगर यहाँ पे है, तो ये हमारी जो डोमेस्टिक टेरिटरी है उसमें इंक्लूड नहीं होगा। लेकिन
इंडियन हाई कमीशन इस्लामाबाद। अब जो हमारा हाई कमीशन है वो दूसरी कंट्री में है, इस्लामाबाद में है, तो वो हमारी ही घरेलू सीमा में इंक्लूड होगा। अब देखिए, इंडियन एयरलाइन फ्लाइंग फ्रॉम काठमांडू टू कोलंबो। अब हमारी जो एयरलाइन है वो चाहे किसी भी कंट्री में जाएं, जापान में जाएं, चाइना में जाएं, यूएस में जाएं, लेकिन वो हमारी ही घरेलू सीमा में, हमारा ही जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसमें इंक्लूड होती हैं। तो डोमेस्टिक टेरिटरी और जो घरेलू सीमा है उसको आप अच्छे से आई होप समझ चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं। इट आल्सो इंक्लूड्स, अभी अभी हमने यही पढ़ा है, इट इंक्लूड्स शिप्स एंड एयरक्राफ्ट। शिप और एयरक्राफ्ट आती ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय होम कंट्री, जो हमारी कंट्री में, हमारी ही कंट्री की तो हैं और हम ही उसे ऑपरेट करते हैं। बिटवीन एनी अदर कंट्री, चाहे वो हम किसी भी कंट्री में ऑपरेट करते हो, हमारे प्लेन चाहे किसी भी कंट्री में जाते हैं, लेकिन वो हिस्सा तो हमारे ही घरेलू सीमा का रहेंगे ना। एग्जाम्पल, प्लेन्स ऑफ एयर इंडिया कम्स अंडर द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। इवन रॉ दे वर फ्लाइंग बिटवीन चाइना एंड जापान, चाहे वो चाइना और जापान के बीच में फ्लाई कर रहे हो। सेकंड, एम्बेसीज consultants एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ कंट्री लोकेटेड अब्रोड, जो हमारे एम्बेसीज हैं, हमारे कंसल्टेंट्स हैं, जो हमारे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, वो चाहे अब्रोड में हो बट वो हमारे ही घरेलू सीमा का पार्ट होंगे, डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होंगे। ओके। फ्लाइंग व्हीकल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस, जो फ्लाइंग व्हीकल्स हैं, जो नेचुरल गैस के रिग्स हैं, ऑपरेटेड हैं, जो हमारी कंट्री में ऑपरेट कर रहे हैं, वो इंटरनेशनल वाटर में हैं पर वो हमारी ही इकनॉमी का पार्ट होंगे। आज हमने मैक्रो इकनॉमिक्स चैप्टर 3 का फर्स्ट पार्ट नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स की कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया है। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी अपलोड होगा। Thank you so much. Please do like and subscribe.